तो आतंक के खिलाफ महायुद्ध में लगातार न्यूज़ 18 इंडिया भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि खबरों के बीच में सबसे जरूरी खबर हो जाती है देश की सुरक्षा में किसी भी तरह की सेंध ना लगे, इसके प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को यहां पर निभाना। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि किस तरह से कल दिल्ली में मौजूद लक्ष्मी नगर में एक आतंकी अशरफ को गिरफ्तार किया गया और अब 14 दिन के रिमांड में पुलिस उसे ले चुकी है। तमाम पूछताछ यहां पर सामने आएंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 15 सालों में किस तरह से उसने अपना ये काला आतंक का साम्राज्य खड़ा किया और किस तरह से वो आने वाले दिनों में कुछ और आतंकी बड़ी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में था। एक एक चीज यहां पर जरूर सामने आ जाएगी, बड़े खुलासे यहां पर हो जाएंगे, कोई शक नहीं। लेकिन पिछले 15 साल से अशरफ नाम का ये आतंकी किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में रह रहा था, कई जगह यहां पर वो बदल चुका था, कुछ बिहार कनेक्शन भी इससे पहले यहां पर सामने आ चुका है और इस 15 साल में उसने हिंदुस्तान का नमक खाया। लेकिन अफसोसनाक तस्वीर यहां पर देखिए, पाक की जमीन से वो पूरी ट्रेनिंग आतंकी लेकर आया आईएसआई के जरिए और फिर हिंदुस्तान को दहलाने में उसकी अपनी एक भूमिका यहां पर रही। और ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि दिल्ली से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ को कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सुरक्षा एजेंसीज अब उससे सख्त पूछताछ करेगी और दिल्ली को दहलाने की उसकी नापाक साजिश और इस साजिश से जुड़े लोगों का पूरा पता लगाने की कोशिश भी होगी। कुछ और बड़े खुलासे भी आने वाले दिनों में होंगे, कोई शक नहीं। एक रोज पहले ही आतंकी मोहम्मद अशरफ को पुलिस ने लक्ष्मी नगर इलाके से गिरफ्तार किया था और पिछले 15 सालों से फर्जी पहचान पत्र के जरिए वो बेखौफ तरीके से हिंदुस्तान में रहा था। उसे लग रहा था कि उसका सच सामने नहीं आएगा, लेकिन आखिरकार उसका सच भी सामने आ चुका है और वो अब हमारी गिरफ्त में भी है। इतना ही नहीं, दिल्ली में अली अहमद नूरी के नाम से वो फर्जी पहचान पत्र बनाकर रह रहा था और लोन वुल्फ अटैक की तैयारी में था। जांच के बाद यह बात भी सामने आई कि वो त्योहारों के इस खास मौके पर देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की पूरी तैयारी में था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसकी निशानदेही पर AK-47 हैंड ग्रेनेड बरामद किया है। और दो तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। ये वही आतंकी है जो हमारे और आपके बीच में पिछले 15 सालों से रह रहा था, एक पीर बाबा बनकर धर्म का अधर्म करके किस तरह से ये अपना पूरा काला साम्राज्य आतंक के नाम पर चला रहा था। किसी को इसकी भनक भी नहीं लगी और जब ये भनक हमारी सुरक्षा एजेंसीज तक पहुंची, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल तक पहुंची, तो पूरे सबूत के साथ, पूरे तथ्य के साथ इसकी गिरफ्तारी यहां पर हुई और उसके बाद कल कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हो सकता है कि आतंकी आपके आसपास आपको कभी दिखाई भी दिया होगा, क्योंकि 15 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। बात 1, 2 या 3 साल की नहीं, पिछले 15 सालों से वो इस देश में रह रहा था, बिहार भी गया और न जाने किन किन राज्यों में उसने ये पूरा संपर्क फैलाया होगा। अब ये भी सामने आना बाकी है और हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट लगातार इस पर हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनमें आने वाले वक्त में पर्दा खुल जाएगा, लेकिन आपको क्या लगता है कितना जरूरी अब यहां पर यह हो जाता है कि किन किन आतंकी वारदातों के साथ ये कहां आतंकी वारदातों को अंजाम देना चाहता था और इन 15 सालों में आखिर वो कौन से लोग रहे होंगे जिन्होंने आतंक में इसका पूरा साथ दिया। अब वो भी यहां पर गिरफ्त में आने चाहिए। बिल्कुल निश्चित तौर पर सविता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस आतंकी को जिस तरह से पकड़ा है वो काबिल तारीफ होगा। उसके बाद इसके पास से भारी एम्यूनिशन बरामद किया गया और उसके बाद अब पूछताछ में जिस तरह से खुलासे कर रहा है तो वो चौंकाने वाले खुलासे हैं, क्योंकि साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के पास बम धमाका हुआ था। वहां पर इसने खुलासा किया है कि उसने वहां पर की रेकी की थी और एक बार नहीं बल्कि 5-6 बार रेकी करी थी, लेकिन बम धमाके किसी और ने किए थे, क्योंकि वो बम धमाके कौन था, क्या था, इसके बारे में इसको नहीं पता। यानी ये साफ तौर पर है कि स्लीपर सेल इसका एक्टिव था और स्लीपर सेल का ये एक्टिव मेंबर भी रहा था और कहा जाता है कि दिल्ली के साथ साथ देश में कई जगह पे इसने स्लीपर सेल को एक्टिव करने में भूमिका निभाई थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था। तो इसके साथ कौन से आतंकी ऐसे थे जिनको इसने सपोर्ट दिया था, जिनके जरिए इसने धमाके करवाए थे, क्योंकि कश्मीर में काफ़ी समय रहा, जम्मू कश्मीर में रहकर इसने कई ऐसी संगीन जो वारदातें हैं वहाँ पर
उनको अंजाम दिया, बम धमाकों में शामिल रहा, हथियार सप्लाई इसने वहाँ पर किए हैं। तो वहाँ पर की किस तरह की यूनिट इसने बनाई थी उसके बारे में पुलिस पूछताछ करेगी। साथ ही अब सबसे अहम सवाल यही है कि जो त्यौहार जो हाल ही में जो इस वक्त नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है, साथ में दशहरा, दिवाली और कई सारे ऐसे त्यौहार आने वाले हैं जिसके लिए ये पहले से तैयार बैठे थे और एक बड़ी प्लानिंग थी कि इस भीड़ भरे बाजारों में जाकर कोई लोन वुल्फ की तरह अटैक किया जाए। तो ये पूरी प्लानिंग जो है इसका खुलासा होना है। अभी कई ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां होंगी, कई ऐसे आतंकी संदिग्धों की गिरफ्तारी होंगी जो इसके सपोर्ट में धमाके कर चुके थे और अब कुछ साजिश रच रहे थे। जी बिना बिल्कुल, भले ही एक आतंकी है और ऐसे कई आतंकी हो सकता है कि इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद हो और उनकी गिरफ्त में आना बेहद जरूरी है, लेकिन जिन्होंने इनके इस पूरे आतंक के साम्राज्य में साथ दिया है वो भी उतने ही गुनहगार है और उनका भी अभी फिलहाल कानून के शिकंजे में आना बाकी है, जो कि जल्द आएंगे भी। इस बीच आपको बता दें कि अदालत ले जाते वक्त इस अशरफ नाम के आतंकी का चेहरा ढका हुआ था। मीडिया इससे कई सवाल यहाँ पर पूछ रही थी, लेकिन इसने किसी का भी जवाब नहीं दिया। बताया जाता है कि ये पीर बाबा बनकर सबको अपने धर्म के नाम पर किस तरह से ये अपना खेल चला रहा था ताकि कोई इसको कोई शक ना करे, लेकिन इसने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। इतना साफ है, जब आप गुनहगार हो जाते हैं तो सवालों के जवाब आपके पास नहीं होते। बताओ अशरफ, नवरात्रि पे क्या करने वाले थे? बैठ बेटा, एक परली साइड, आप परली साइड, अशरफ ये लो, बताओ अशरफ, नवरात्रि पे क्या करने वाले थे? बैठ बेटा, एक परली साइड, आप परली साइड, अशरफ ये लो, तो नवरात्र में क्या करने वाला था ये आतंकी? आने वाले वक्त में और भी त्योहार हैं, दशहरा, दिवाली, भाई दूज, उसके बाद भी त्योहारों का ये सिलसिला लगातार जारी है। पूरा हिंदुस्तान जश्न में डूबा रहता है, खासतौर से आने वाले 1-2 महीनों में। ऐसे में इन्होंने ये मौका सबसे बेहतर समझा, जैसा कि हर बार समझते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम रही उसे एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर हासिल हुई। इसके अलावा ये भी बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से आतंकी वारदातों को अंजाम देने की फिराक में आतंकी था या इसका पूरा गिरोह था, इसके चलते दिल्ली पुलिस भी अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है। हालांकि चेकिंग व्यवस्थाएं, सुरक्षा के जो मद्देनजर कदम उठाए जाने चाहिए वो वक्त वक्त पर उठाए जाते रहे हैं, लेकिन क्योंकि एक बड़ा आतंकी, अशरफ नाम का आतंकी गिरफ्तार हुआ है, इसलिए और भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो हैं वो तेज कर दी गई हैं, कड़ी कर दी गई हैं। ऐसे में हमें और आपको भी पूरा सहयोग अपनी पुलिस विभाग के साथ, संबंधित विभाग के साथ, दिल्ली पुलिस के साथ करना होगा ताकि कोई भी आतंकी वारदात को अंजाम देने में कामयाब ना हो। दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, क्या कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है त्योहारों के वक्त में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी जाती है, आतंकियों की भी बुरी नजर होती है, ये कोई आज या कल की बात नहीं है, ये हम बहुत पहले से जानते हैं, हमारी खुफिया एजेंसीज, हमारी पुलिस फोर्स बेहतर तरीके से जानती है। लेकिन क्योंकि एक ऐसा आतंकी गिरफ्त में हुआ है, क्योंकि ये खुलासा यहाँ पर हुआ है कि दिल्ली को दर्द देना और जख्म देना इसके मकसद में त्योहारों में शामिल था, ऐसे में कितनी अलर्टनेस नजर आ रही है? देखिए, दिल्ली पुलिस का हमेशा से ये रहा है कि जब भी त्योहार या कोई ऐसे फेस्टिव सीजन्स आते हैं तो वहाँ पर उनकी सक्रियता बढ़ जाती है, इनपुट, इंटेलिजेंस, हर कुछ वहाँ पर तत्परता से अपना काम करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर भी ऐसा ही देखा गया, क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही न्यूज़ 18 इंडिया ने ये खबर चलाई थी कि दिल्ली में इस तरह से कोई आतंकी गतिविधियों की या आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस सजग होकर रात तक इस वक्त काम कर रही है और यहाँ पर ये देखने को भी मिला और 3 दिन के बाद इस आतंकी की गिरफ्तारी हो गई। तो यानी ये अलर्टनेस ही है जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। अब ये किन लोगों के संपर्क में था, क्योंकि जो त्यौहार है नज़दीक में, उनमें क्या एक बड़ा अटैक प्लान करना था, इस तरह की साजिश को अंजाम दिया जाना था, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। इससे लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये अब तक ये मान चुका है कि इसने तकरीबन उन 500 लोगों के पास संपर्क में था, 500 लोगों से मिल चुका था। जब ये पीर बाबा बनकर लोगों के पास जाता था तो 500 लोग ऐसे इसके भक्त बने थे या कहा जाए तो इसके संपर्क में थे। तो उन लोगों में क्या इसने कहीं कोई आतंकी इनपुट दिया था या साझा किया था, इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। तो ऐसे कई सवालों का जवाब इसको देना हम चाहेंगे। इस सवाल पर भी मैं आऊंगी क्योंकि बेहद जरूरी है सवाल हो जाता है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो स्टेशन हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहा है। दिल्ली के जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या फिर ऐसे बाजार जहां पर हर वक्त भीड़ रहती है और खासतौर से त्योहारों के वक्त की तो जो एक रौनक है वो अलग ही देखते बनती है, ऐसे में आतंकियों का निशाना हमेशा यहाँ पर रहा है और
हमने देखा एक बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते भी हैं अपने पूरे परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ। ऐसे में हर किसी को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही दिल्ली पुलिस भी बेहद सतर्क यहां पर हो गई है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी बखूबी जानती है कि सिर्फ एक आतंकी गिरफ्तार नहीं हुआ है, बल्कि उसका वो आतंक का काला साम्राज्य भी सामने आया है, जिसके जरिए वो पिछले 15 सालों में न जाने कितनी आतंकी वारदातों को अंजाम दे चुका था, जिसकी कुछ परतें खुल चुकी हैं और काफी सारी परतें खुलनी बाकी है और आगे भी खुलनी बाकी हैं। फेस्टिवल सीजन के टाइम में देखा जाता है कि जितने भी अनऑथराइज क्लस्टर्स हैं, जो कि झोपड़ी वाले कॉलोनीज हैं, वहाँ पे बहुत इजीली एंटी सोशल एलिमेंट और जो ये टेररिस्ट जो एक्टिविटीज़ करने वाले लोग होते हैं, बहुत इजीली बिना अपनी वेरिफिकेशन कराए अच्छे किराए देकर जल्दी से कमरा ले लेते हैं। तो इसमें सतर्क में हमारा जो एम रहा है वो रहा है कि ना सिर्फ कि पुलिस सतर्क रहे, पब्लिक भी सतर्क रहे। और दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, कितना जरूरी हो जाता है अगर दिल्ली पुलिस पूरी सतर्कता के साथ, या हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार को हो, अगर इस पूरे मामले के मद्देनजर तमाम सतर्कता हमारे संबंधित विभागों से आ रही है, तो हमारी और आपकी और हर देशवासी की जिम्मेदारी बनती है कि इस वक्त पूरी सतर्कता बरती जाए। बिल्कुल निश्चित तौर पर सबीना, देखिए जिस तरह से फेस्टिव सीजन्स होते हैं तो उसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं जांच इनपुट देती हैं कि इस तरह से कोई गतिविधि हो जाती है, इस तरह का अलर्ट जारी किया जाता है। और आतंकी हमेशा इस तरह के त्योहारों को निशाना इसलिए बनाता है क्योंकि जो बाजार हैं जहाँ पर लोग अपने सामान खरीदने के लिए जाते हैं, वहाँ भीड़ बढ़ जाती है। जैसे दिल्ली के लाजपत नगर है, सरोजनी नगर है, साथ ही सदर बाजार है, ये इलाके जहाँ पर भीड़ भरे बाजार है और इनको निशाना बनाया जाता है, जैसे करोल बाग है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस ने इन बड़े बाजारों में खासतौर से निगाह रखनी शुरू कर दी, चाहे वो सीसीटीवी के माध्यम से हो या छोटे इनपुट हो, लोकल इंटेलिजेंस को उस स्तर का बना दिया गया है ताकि हर किसी तरह का इनपुट पुलिस के पास पहुंचे, ताकि अगर कोई आतंकी गतिविधि होती है, कोई ऐसा इनपुट मिलता है तो उस पर क्विक एक्शन, वहाँ पर एक्शन लिया जा सके। और यहाँ पर भी ऐसी ही चीज़ें सब सामने आ रही है। तो कुल मिला के कहा जाएगा कि दिल्ली पुलिस इस वक्त सुरक्षा के इंतजामों में बिल्कुल फिट बैठ रही है और हर तरह से अपनी पूरी कोशिश की जा रही है कि कोई इस तरह की आतंकी गतिविधि को अंजाम ना दे सके। और इसको लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने स्पेशली 15 जिलों के डीसीपी को ये आदेश दिए हैं कि रात तक पुलिस जो है काम करती रहे। जी आप नजर बनाए रखिएगा दीपक, आज लगातार आपकी तरफ रुख करेंगे, आपके जरिए जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ताकि देश की सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी में न्यूज़ 18 इंडिया भी अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा है और बखूबी निभाना जानता है। अब हम बात करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से हटकर थोड़ी सी घाटी में जिस तरह से अमन शांति में खलल डालने के लिए आतंकी वहां भी लगातार सक्रिय है, लगातार उनका भी एनकाउंटर वहां पर जारी है, मुठभेड़ में वो भी मार गिराए जा रहे हैं। लेकिन पुंछ में सतर्कता और बढ़ा दी गई है, सील पूरे इलाके को कर दिया गया है, क्योंकि हमने अपने 5 वीर जवानों को खोया है। उनकी शहादत यहां पर जिस तरह से सामने आई, उसके बाद सर्च ऑपरेशन देखिए और भी ज्यादा बड़े स्तर पर जारी है। हालांकि रात के वक्त सर्च ऑपरेशन में जरूर दिक्कत आई, क्योंकि घना जंगल यहां पर है और इसी घने जंगल का फायदा उठाने के चक्कर में आतंकी रहते हैं और इस वक्त बताया जा रहा है कि इसमें आतंकी छिपे हुए हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर यह आतंकी यहां से भागने में कामयाब ना हो पाए, इसके चलते कोशिश ये की जा रही है कि पूरे इलाके को बेहतरीन तरीके से यहां घेर लिया जाए और सील कर दिया गया है। पूरे इलाके को घेराबंदी हो चुकी है, आतंकी इसी जंगल में छिपे हुए हैं। यह खबर पुख्ता तौर पर निकलकर सामने आ रही है, जिसके बाद तमाम रास्तों को जहां से ये आतंकी भागने में कामयाब हो सकते हैं उन्हें सील कर दिया गया है। सुरक्षा बल का सर्च ऑपरेशन जारी है और रुक रुक कर फायरिंग होने की भी जानकारी मिल रही है। आज तीसरा दिन है आतंकियों को घेरे हुए। हम इस समय पुंछ की डेरा की गली में हैं। यहाँ पर ये जंगल का जो पूरा इलाका है, इसके भीतर आतंकियों को घेरा गया है। और 2 दिन पहले इसी इलाके में भारतीय सेना के जवान एक गुप्त सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन पर थे, तो वहाँ पर आतंकियों ने भारतीय सेना की टुकड़ी के ऊपर घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद ही आतंकियों को इस पूरे इलाके में घेरा गया और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और उसके बाद 2 बार फायरिंग भी हुई, जो कल भी फायरिंग हुई और उसके एक दिन पहले भी रात को यहाँ पर फायरिंग हुई। इस पूरे इलाके में, ये पूरा इलाका जो है कश्मीर के साथ जुड़ता है। आप अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा वो दिखाएंगे, वहाँ पर बर्फबारी हो चुकी है और आतंकियों का यही मंसूबा है कि किसी न किसी तरीके से इस जंगल से निकलकर वहाँ पर पहुँचा जा सके, कश्मीर में पहुँचा जा सके, क्योंकि कश्मीर में इस समय कैडर की कमी है और आतंकी हथियारों की कमी से भी जूझ रहे हैं। और सीमा पार से यही साजिश है कि किसी न किसी तरीके से आतंकियों को कश्मीर की ओर भेजा जा सके।
और पीओके से इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद आतंकियों का ग्रुप जो यहाँ पर पहुँचा हुआ था, फिलहाल उसको यहीं पर घेरा गया है। पूरी रात यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला है। कल शाम को यहाँ पर फायरिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद अभी तक कोई फायरिंग की खबर नहीं आई है। लेकिन आतंकी इसी घने जंगल के अंदर हैं, घेरे हुए हैं। कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने किया हुआ है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। पूरे इलाके की अगर हम बात करें, घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है और रात को ऑपरेशन करना इसमें मुश्किल होता है। अब सुबह का समय है तो इस समय भी जितनी भी फोर्सेस थी पहले रोड के ऊपर, सब जंगल के भीतर रवाना हो गई हैं और आतंकियों की तलाश की जा रही है। बलिदान का बदला लेना है, शहादत का बदला लेना है। किसी भी तरीके से इन आतंकियों को इस जंगल से बचकर नहीं जाने दिए जाना है। इसी उद्देश्य को लेकर सेना और पुलिस के जवान इस जंगल के भीतर आतंकियों को ढूंढ रहे हैं। और बलिदान का बदला यहां पर हिंदुस्तान लेता रहा है और जो इस वक्त बलिदान हमारे देश के वीर जवानों ने दिया है, उसका बदला भी बहुत जल्द यहां पर लिया जाएगा। इस बीच आपको बता दें कि पुंछ में हमारे जो 5 जवान शहादत को हासिल कर गए, उनमें से 3 पंजाब के रहने वाले थे। तीनों ने बेहद दिलेरी के साथ आतंकियों का सामना किया। हालांकि शहादत उन्हें इस बीच हासिल हुई। कौन वो 3 हमारे वीर जवान हैं, क्योंकि आज पार्थिव शरीर भी हमारे सभी वीर जवानों के उनके घर पहुंचने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए पंजाब के 3 जवान शहीद हुए थे। इनमें नायब सूबेदार जसविंदर सिंह कपूरथला के रहने वाले थे, वहीं नायक मनदीप सिंह गुरदासपुर के रहने वाले थे, सिपाही गज्जन सिंह रूपनगर के रहने वाले थे और तीनों ने शहादत हासिल की। आज सभी शहीद जवानों का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। पंजाब सरकार ने पुंछ में शहीद हुए पंजाब के तीनों जवानों के परिवार वालों के लिए 50-50 लाख की मदद का ऐलान किया है। साथ ही उनके परिवार के एक सदस्यों को नौकरी देने का भी ऐलान किया गया है। ये देश के वो वीर जवान हैं जिनकी शहादत कभी नहीं भूली जा सकती, क्योंकि अगर हम और आप सुरक्षित हैं तो इन्हीं वीर जवानों की बदौलत। तो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये खबर कि किस तरह से पुंछ में पूरे इलाके को यहां पर सील किया गया है। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि आज हमारे जो वीर जवान हैं, जिनमें 5 ने शहादत हासिल करी पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान, जिनमें 3 पंजाब के वीर जवान रहे, उनमें से गज्जन सिंह भी एक रहे। वो भी शहादत को हासिल हुए आतंकियों का बेहद दिलेरी के साथ सामना करते हुए, क्योंकि आतंकियों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग वहां पर की जा रही थी। और गज्जन सिंह पंजाब के रूपनगर के रहने वाले थे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में भारत के 5 जवान शहीद हो गए थे और उसमें 3 जवान जो हैं वो पंजाब के शहीद हुए हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के रोपड़ ज़िला के पचरंडा गांव में और इस गांव से जो है वो गज्जन सिंह जो है वो शहादत उन्होंने प्राप्त की है। और इस समय हम मौजूद हैं उनके घर पर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हैं जो पूरे जो घर के लोग हैं वो है उनके जो शहादत हुई है उसमें पूरे गमहीन हैं। और उनके जो कुछ महीने फरवरी में ही उनकी शादी हुई है और उनकी जो धर्मपत्नी है वो भी हमारे साथ हैं। आप देख सकते हैं वो भी जो है कल जब से उनकी शहादत की खबर जो है मिली है तब से ही वो पूरा घर जो है शोक की लहर में है। उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह से जो है उनके पति की शहादत हुई है। ये बताइए कि आपके पति की जो शहादत हुई है किस तरह से आप किस तरह से हुई, मुझे इसके बारे में कहते हैं कि पीछे से बार किया उनको। जब फेस टू फेस बार करते ना तब उन चीज़ का रिप्लाई जल्दी देते, हमारी जीत होती। इतने कॉन्फिडेंस थे, एक्सपीरियंस बंदे थे। और अभी 6 महीने पहले ही आपकी शादी हुई है, तो क्या आपको इससे जो मेरे शौक थे वो अधूरे रह गए। उनकी कमी तो मेरे हो ही नहीं सकती पूरी। पंजाब सरकार ने ये कहा है कि हम 50 लाख आपके परिवार को देंगे और एक नौकरी भी आपके परिवार को देंगे। वो क्या करना हमने पैसे, वो क्या करना पैसे? हर एक को ऐसे पैसे दे के चले जाते हैं, ऐसे पैसे दे के चले जाते हैं। क्या लगता है आपको कि जो जवाब है भारत सरकार को वो उन आतंकवादियों को देना चाहिए? देना चाहिए। वहाँ की जो जनरेशन है ना, सिबल है वहाँ की, पुंछ की, कहाँ हुआ अटैक, वहाँ के जो लोग हैं वो साथ नहीं देते फौज का। आतंकी आते कहाँ से है? वहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं ना, उनका सपोर्ट आता है तभी तो वहाँ आते हैं। पैसे पर गिर जाते हैं, हमारे फौजी मरवाते हैं। आपको अपने पति की शहादत पर कितना मान है? बहुत ज़्यादा मान है। वो
चाहते भी थे जो मेरी बॉडी है ना शहादत हो, वो हो भी गया। और इस बीच एक बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा देते हैं। एनआईए की छापेमारी को लेकर ये खबर आप तक पहुंचा दें जो कि कश्मीर से हमारे पास में आ रही है। एनआईए ने यहां पर छापेमारी एक बार फिर से की है। दरअसल एनआईए की जो ये रेड है लगातार सामने आ रही है। जिस तरह का माहौल लगातार घाटी में बना हुआ है अमन चैन शांति को भंग करने को लेकर, ऐसे में आतंकियों की खैर नहीं है। और जानकारी आप तक पहुंचा दें कि 3 से 4 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जिनसे पूछताछ यहां पर की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कल भी ये खबर हमने आप तक पहुंचाई थी कि किस तरह से देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर में जो है वो एनआईए की छापेमारी अलग अलग जगहों पे देखने को मिली थी। ऐसे में कहा जा सकता है कि यहाँ पर 3 से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। रिफत हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। रिफत, एनआईए की ये छापेमारी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्या कुछ और अपडेट आपके पास? लगातार एनआईए जो है जो केसेस रजिस्टर किए हैं ऑलरेडी, एनआईए ने मुख्तलिफ मिलिटेंसी रिलेटेड केसेस में या फंडिंग रिलेटेड केसेस में उनकी लगातार छानबीन हो रही है। जो ही किसी जगह पे छापेमारी की जाती है या कुछ मोबाइल फोन या लैपटॉप जो है वो बरामद किए जाते हैं, उसके बाद कुछ और लीड्स मिल रही हैं जिसकी बुनियाद पे बाकी जगहों पे भी छापेमारी चल रही है। तो जो क्वेश्चनिंग लोगों की जा रही है, जहाँ पे छापेमारी की जाती है वहां से कुछ लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है। लगातार ये सिलसिला पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं चल रहा है। हालांकि पिछले 4 महीने से लगातार जो केसेस हैं वो एनआईए को रेफर किए गए हैं काफी सारे। जम्मू के भी कुछ केसेस हैं, उसके सिलसिले में भी यहाँ पे पूछताछ हो रही है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में। आज भी एनआईए ने कुछ जगहों पे यहाँ पे रेड्स डाली हैं, बटमालू एरिया में भी रेड्स डाली गई हैं। और जो सूत्र हमें खबर बता रहे हैं 3 से 4 लोग जो है उनको क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया है, जिनकी क्वेश्चनिंग हो रही है। और इससे पहले भी काफी सारे मोबाइल फोन या लैपटॉप या बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो एनआईए ने अपनी तहवील में ले लिए हैं, उनकी जांच की जा रही है। और काफी सारे तकरीबन 100-200 लोगों की अभी तक मुख्तलिफ केसेस में जो है जांच के सिलसिले में क्वेश्चनिंग की गई है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है जो जेलों में अभी बंद है। ठीक, चलिए आप नजर बनाए रखिएगा। लगातार रफत आपकी तरफ रुख करेंगे क्योंकि एनआईए पूरी तरह से एक्शन मोड पर यहाँ पर है और जो माहौल यहाँ पर बन रहा है बेहद जरूरी भी हो जाता है। और एक बार फिर से हम बता दें कि पुंछ में हमने अपने 5 जवानों को खोया। 5 जवानों ने शहादत हासिल की, जिनमें से 3 जो हैं पंजाब के रहने वाले थे, जिन्होंने बेहद दिलेरी के साथ आतंकियों का सामना किया। जिनमें से एक हमने बताया कि गजन सिंह, उनके परिवार से हमारे सहयोगी ने बातचीत भी की। अब इस बीच आपको बता दें कि मनदीप सिंह भी उन्हीं वीर जाबाज जवानों में शामिल थे जो कि उस वक्त आतंकियों से मुठभेड़ कर रहे थे। आतंकियों की अंधाधुंध जो ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही थी उनमें वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे और लगातार उनका सामना करते रहे। शहादत उन्होंने हासिल की। पुंछ में शहीद हुए जवान मनदीप सिंह पंजाब के गुरदासपुर के चट्टा गांव के रहने वाले थे और अब से थोड़ी देर में उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचेगा। हर किसी की आंखें नम है, हर किसी के दिल में दर्द है, लेकिन सीना जो है वो गर्व से चौड़ा है क्योंकि ये हमारे देश के वो जवान हैं जिन्होंने आतंकियों से मुकाबला करते हुए शहादत हासिल की है, जो शहीद हुए हैं। छोटे बच्चा बड़ा शेद देश ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜੇ। ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸੀ, ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਰਵਿਸ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਟਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਬੇਟੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪਾयर ਹੋ ਗਈ ਸੀ। और पंजाब के कपूरथला के रहने वाले जसविंदर सिंह को याद करना भी बेहद ज़रूरी है क्योंकि पुंछ में जिन 5 शहीद जवानों को हमने खोया है उनमें से कपूरथला के जसविंदर सिंह भी शामिल इसमें थे। और उनका जो अब पार्थिव शरीर है, पूरा गम का माहौल है, पूरे घर में, पूरे देश में गम का माहौल इस वक्त है। रो रो कर घर वालों का बुरा हाल है। हालांकि सीना उनका गर्व से चौड़ा है, गर्व करते हैं वो अपने बेटे पर। घर वालों को हालांकि यकीन नहीं हो रहा कि जसविंदर सिंह अब दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, इस तरह से उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। उनके परिवार में उनकी माँ, पत्नी और 2 बच्चे हैं। 2015 में सेना में शामिल हुए थे और उसके बाद दुखों का पहाड़ जरूर टूटा है, लेकिन परिवार वालों का, घर वालों का हौसला नहीं टूटा है। और यही आतंक के मुंह में, आतंक के आकाओं के मुंह पर एक बहुत जोरदार तमाचा है क्योंकि वो खौफ फैलाना चाहते हैं जिसमें वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो ये 3 वो पंजाब के वीर जवान रहे जिन्होंने शहादत हासिल की। मेडल भी उनको मिले थे काफी, बहुत बहादुरी बहुत की उन्होंने, सेना मेडल मिला।
बहुत दलेर थे, बहुत अच्छा था। उसके सहारे मैं जी रही थी, उसके सहारे ही घर परिवार चलता था। अब मुश्किल हो गई है। जब बेटा जवान होएगा, मैं होता है ज़रूर दूँगी फौज सेना में, क्यों हमारा घर परिवार है सेना। बेटे उसके साथ जो शहीद हुए हैं वो भी मेरे ही बेटे थे। ज़रूर सेना को बेटा दूँगी, बड़े का भी दूँगी और छोटे का भी दूँगी। तो एक एक आंसू में वो जज्बा है, वो जुनून है जिसे पूरा देश देख रहा है। और जाहिर सी बात है, इस बलिदान का बदला हमारे हिंदुस्तान के वीर जवान हर कीमत पर लेकर रहेंगे, लेते भी रहे हैं। और इन 3 जवानों के बारे में हमने आपको बताया। इसी तरह से यूपी के शाहजहाँपुर के सरज सिंह भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने बेहद बेखौफी के साथ में आतंकियों का सामना किया। आतंकी लगातार अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, वो डटे रहे आतंकियों के सामने और उसके बाद वो भी यहाँ पर शहीद हुए। इस बीच सरज सिंह के परिवार से मिलने जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह उनके घर गए, परिवार के दुख में शामिल हुए। शहीद जवान सरज सिंह का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंचेगा। कल पूरे सम्मान के साथ जानकारी आपको दे दें कि आज की पूरी तस्वीर जो है अंतिम संस्कार को लेकर भी नजर आएगी, क्योंकि आज उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचेगा। यूपी सरकार की तरफ से शहीद सरज सिंह के परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी। लेकिन देश को इस बलिदान का बदला चाहिए और नजरें हमारी लगातार बनी हुई है, क्योंकि आतंक के खिलाफ ये महायुद्ध लगातार जारी रहेगा।